हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और जैसा कि 9 सेट 8 एग्ज़ाम के लिए हमने 100 क्लास चैलेंज की एक सीरीज़ लॉन्च की थी, तो आज उस सीरीज़ का 20th क्लास लेक्चर आपके सामने आया है। और इस क्लास में हम बात करेंगे सब्जेक्ट अपने पैथोलॉजी की, और उसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ अ इन्फ्लामेशन एंड हीलिंग। बहुत ही इजी और बहुत आसान तरीका है इसमें, जो कि हम याद करेंगे और समझ के पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टिश्यू इंजरी। यहाँ पे टिश्यू इंजरी की बात हो रही है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन यहाँ क्यों हो रही है? क्वेश्चन को हमने अब समझ लिया है कि टिश्यू इंजरी की बात कर रहे हैं और पूछा गया है कि इन्फ्लामेशन क्यों होती है। तो इन्फ्लामेशन पहले हमें समझना है कि इन्फ्लामेशन होती क्या है। इन्फ्लामेशन एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, पहली बात। दूसरे, उसमें कुछ साइंस होते हैं जिसकी वजह से हमें उस एरिया में अटेंशन जाता है कि पता चलता है कि यहाँ पर हमारी इंजरी हुई है। और तीसरा, जो इंजरी होती है उसकी वजह से हमारे जो इंजरी हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, वहाँ पर जो अदर माइक्रोब्स हैं या अदर हमारे बेसिक मैकेनिज्म हैं, जो टूल्स हैं, हमारी सेल्स हैं, वो रिलीज होकर वहाँ तक पहुँच जाए। तो हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। टू कॉज इरिवर्सिबल टिश्यू डैमेज। अब अगर डैमेज ही हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन क्यों होगी वहां? तो ये हमारी बॉडी की तो सेल्फ मैकेनिज्म नहीं हो सकती। टू एलिमिनेट इंजीरियस एजेंट, क्लियर नेक्रोटिक डेब्रिस एंड इनिशिएट हीलिंग। ओके, आगे अगर हम देखें तो इंड्यूस सिस्टमिक शॉक। सिस्टमिक शॉक भी यहाँ पर हम सिस्टमिक की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन जो होता है वो लोकल एरिया में होता है। इन्फ्लामेशन हमारा सिस्टमिक नहीं हो सकता। टू प्रमोट सेल प्रोलिफरेशन विदाउट एनी इन्फ्लामेटरी सेल। अब अगर इन्फ्लामेटरी सेल्स ही नहीं होंगी तो इन्फ्लामेशन वहां पर हो ही नहीं सकता। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो अगर आप भी हमारे ऑप्शन बी के साथ थे तो आप बिल्कुल सही हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर वन ऑफ द क्लासिक कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन? जैसे कि बताया था कि इन्फ्लामेशन के कुछ साइन होते हैं जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि स्पेसिफिक एरिया में इन्फ्लामेशन है। और वो जो साइन होते हैं वो हमारा रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और उसके साथ साथ पेन। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं दिया गया है? पेन नहीं दिया है, बट पेन की जगह पे क्या दिया है? ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ब्लिस्टर इज छाले। छाले तब आते हैं जब हम किसी चीज से जल जाते हैं, बर्निंग के केस में हमारी ब्लिस्टरिंग होती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, ये लॉस ऑफ फंक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच सेल टाइप इज प्रीडोमिनेंटली एसोसिएट विथ एक्यूट इन्फ्लामेशन? अब यहाँ पर एक्यूट पूछ लिया गया है, तो हमें पता है कि इन्फ्लामेशन दो टाइप की होती हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन और एक्यूट इन्फ्लामेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम आगे के क्वेश्चंस में भी समझ सकते हैं, बट यहाँ हमें देखना है कौन सी सेल टाइप है प्रीडोमिनेंटली एसोसिएट कर रही है हमारे इन्फ्लामेशन को। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल तो हो ही नहीं सकती, मैक्रोफेजेस भी हमारे इम्यून सेल का नहीं है, लिम्फोसाइट्स भी नहीं है, तो ऑप्शन बचा क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज क्लासिफाइड एज फिजिकल कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन? अब यहाँ कॉज पूछ लिया गया है, फिजिकल कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जो होती है उनके कई सारे कॉज होते हैं, केमिकल कॉज, फिजिकल कॉज, बायोलॉजिकल कॉज। तो फिजिकल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया तो हमारा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ये हमें इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। रेडिएशन है, रेडिएशन हमें फिजिकली लग रहा है। उसके आगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये भी हमारी बॉडी की वजह से हो रही है। और केमिकल पॉइजन तो हमारा केमिकल में ही आ रहा है। तो जो हमारे पास ऑप्शन बच रहा है वो है ऑप्शन बी, हमारा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वैस्कुलर इवेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडनेस, हीट ऑब्जर्व्ड इन एक्यूट इन्फ्लामेशन? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रेडनेस क्यों होती है हमारी बॉडी में? जब वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाए।
और हीट क्यों हो रही है? क्योंकि जब वहां पे ब्लड बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, हमारी ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड बहुत तेजी से फ्लो कर रहा होगा तो जब मूवमेंट बहुत तेज होगी तो यहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या हो सकते हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो वहां पे वेसल्स की ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। प्रोग्रेसिव वैसो डायलेशन, अगर डायलेशन हो जाएगा तो हाँ वहां पे सेल्स का साइज, ब्लड वेसल्स का साइज पतला होगा तो ब्लड को फ्लो होने में मेहनत लगेगी और स्पीड से होगा। डिक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, नहीं। ल्यूकोसाइड माइग्रेन, बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not a mechanism that increases vascular permeability during acute inflammation? क्वेश्चन में सीधा पूछा गया है कि ऐसे कौन सी हमारी मैकेनिज्म नहीं है जो एक्यूट इन्फ्लामेशन को कॉज करती है। तो अगर हम इन्फ्लामेशन की मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिटार्डेशन होता है और एंडोथेलियल सेल्स का एक्यूमुलेशन भी होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से हमारा स्मूथ मसल हाइपोट्रोफी जो है वो हमारी ब्लड वॉल पे नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेलुलर इवेंट ड्यूरिंग ल्यूकोसाइट्स एक्सट्रावेंशन इन एक्यूट इन्फ्लामेशन? हम अभी भी एक्यूट इन्फ्लामेशन की ही बात कर रहे हैं। करेक्ट सीक्वेंस हमें पहचानना है। इसमें सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले हमारी सेल्स क्या होती हैं? रोल होती हैं, माइग्रेट होती हैं, फिर उसके बाद वो रोलिंग में जाएंगी, फिर अडेयर होगी, ई माइग्रेशन और कीमोटैक्सिस। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? हमारा ऑप्शन बी। क्योंकि जहां पर इंजरी होती है सबसे पहले उस सेल का वहां पे माइग्रेट होना जरूरी है। माइग्रेट होने के बाद वो रोल करेंगी और फिर वहां पर अडेस होंगी। अडेशन मतलब चिपकना, वहां पे एक क्लम्प बनाना, क्लम्प का फॉर्मेशन करना, फिर ई माइग्रेशन करके कीमोटैक्सिस के थ्रू सेल की इन्फ्लामेशन को कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच केमिकल मीडिएटर इज रिलीज्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय मास्ट सेल? यहाँ पे किसका नाम आया है? मास्ट सेल। एंड इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड इंक्रीज इन वैस्कुलर परमेबिलिटी। मास्ट सेल का नाम आते ही हमारे दिमाग में कौन सा सेल हम केमिकल याद आता है? बताइए जल्दी से। जी हाँ, हमारी हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो मास्ट सेल से रिलीज होने वाली सेल केमिकल मीडिएटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन? अब यहाँ सिस्टमिक की बात कर रहा है, ठीक है। हमारा जो इन्फ्लामेशन है वो सिस्टमिक इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है। तो लोकल एडिमा, लोकली हो रहा है वो। रेडनेस एट अ साइट ऑफ इंजरी, साइट भी हमारी लोकली है। फीवर और पेन, पेन भी हमें क्या होगा? उसी स्पेसिफिक एरिया पे होगा जहां पर हमें इन्फ्लामेशन हुई है। तो इन तीनों ऑप्शन के अलावा जो ऑप्शन बच रहा है हमारे पास वो है क्या? फीवर। फीवर या पायरेक्सिया, पायरेक्सिया को ही फीवर बोलते हैं। फीवर हमारे ऑल ओवर द बॉडी में होता है, पूरा सिस्टमिकली कंट्रोल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फेट ऑफ एन एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स that successfully eliminates the injurious stimuli? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का जो ऑप्शन है वो हमारा है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन किस तरह है आइए देखते हैं। When the cell injurious agent is successfully removed, वहां से वो रिमूव्ड हो जाता है। The acute inflammatory response resolve, वो कंडीशन रिसॉल्व हो जाती है। Resolution is characterized by the cessation of inflammatory cell influx, the clearance of exudate and the restoration of normal tissue architecture। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? रिजोल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीलिंग, अब यहाँ पे हीलिंग की बात हो रही है। हाउ डू रीजनरेशन एंड रिपेयर डिफर? अब यहाँ पे रीजनरेशन और रिपेयर किस टर्म की वजह से डिफर होती है? तो चलिए देखते हैं।
Regeneration involves scar formation while repair restores original tissue architecture. उसके बाद है regeneration leads to complete restoration of the original tissue, whereas repair result in scar tissue formation. Both process lead to scar formation. Repairs is limited to epithelial tissue only. तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो हमारा रीजनरेशन होता है वो कंप्लीट रिस्टोरेशन ओरिजिनल टिश्यू का ही होता है, जबकि रिपेयर में स्कैर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तभी हमें वहां पे पता चलता है कि हमारी सेल्स में क्या हुई है, रिपेयरिंग हुई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हीलिंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन अ क्लीन सर्जिकल इंसिजन इज क्लोज्ड बाय सूचर। तो यहाँ पर एक सूचर टर्म आया है, सूचर दैट इज स्टिचिंग। स्टिचिंग होने के थ्रू जब हम किसी भी एरिया को हील करते हैं तो वहां पर कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन, हीलिंग बाय प्राइमरी यूनियन, ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल की हीलिंग होती है वो दो प्रोसेस के थ्रू होती है। पहला होता है प्राइमरी यूनियन और दूसरा होता है सेकेंडरी यूनियन। इसको सेकेंडरी यूनियन और इसको फर्स्ट इंटेंशन भी बोला जाता है। तो जो सूचर का यूज होता है वो हमारे प्राइमरी यूनियन में के थ्रू होता है, क्योंकि जब तक हम प्राइमरी यूनियन में नहीं जाएंगे हमारा सेकेंडरी इंटेंशन वर्क नहीं करेगा। तो ऑप्शन विल बी, ऑप्शन इज सेकेंड। यहाँ पर है हीलिंग इज अ प्राइमरी यूनियन फर्स्ट इंटेंशन। ऑप्शन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इन दोनों टर्म्स को सेम ही यूज किया जाता है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। 13th क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट कैरेक्टराइज ग्रैन्युलेशन टिश्यू ड्यूरिंग द वाउंड हीलिंग प्रोसेस। वाउंड हीलिंग प्रोसेस में हमारे कौन से ग्रैन्युलेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो जल्दी से आंसर इसका अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे ऑप्शन बी क्यों है? क्योंकि डेंस कोलेजन डिपोजिशन विदाउट वैस्कुलराइजेशन, वैस्कुलराइजेशन के बिना हम टिश्यू को हील नहीं कर सकते हैं। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट क्या करती है, वहां की सेल डेब्रिस को रिलीज कर हटाती है, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। अब यह सेकेंड इंटेंशन आ गई है जिसको हम सेकेंडरी यूनियन बोलते हैं। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था अपने पिछले क्वेश्चन में, तो उसको याद रखिए जरा। हीलिंग विदाउट मिनिमल स्कैरिंग एंड रैपिड क्लोजर ड्यू टू डायरेक्ट टिश्यू अपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा हीलिंग दैट अकर व्हेन वाउंड एजेस आर लेफ्ट to heal naturally, often resulting significant scar tissue formation. Third one is a healing that bypass the inflammatory phases और फोर्थ है regeneration of the original tissue। तो हमें ये समझना है कि सेकेंडरी यूनियन कब होता है, जब प्राइमरी वाला सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो सूचर्स की जब हमने बात की थी तो वहां पर हमने ये देखा था कि प्राइमरी इंटेंशन जो होती है वो प्राइमरी की जाती है, सूचर के बाद हमें वाउंड हीलिंग करनी होती है, जो कि एजेस हमारे लेफ्ट बचे रह जाते हैं हील करने के लिए। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। हम ऑप्शन बी की तरफ चलेंगे और इसी को सही मानते हुए हम अपने क्वेश्चन को सही टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेल टाइप इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाउंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग प्रोसेस के थ्रू हमारी कौन सी सेल्स हैं, कौन सी सेल टाइप है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो अगर हम हीलिंग की बात करें तो जब भी हीलिंग का नाम आएगा हमारे मुंह पे मायोफाइब्रोब्लास्ट का ही नाम आएगा, क्योंकि यही हमारी इनिशियल और प्राइमरी रिस्पॉन्सिव होती हैं, जो सेल्स के पास जाके साइट ऑफ इंजरी पे जाके अदर सेलुलर सब्सटेंस को एक्टिवेट करती हैं और हमारे वहां पे जो सेल डेब्रिस है उनको वहां से रिमूव करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इन हीलिंग वाउंड। हीलिंग वाउंड में हमारी कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है? तो हमें ये मालूम है कि स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे कोलेजन प्रोटीन की वजह से आती है। इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं, विच लोकल फैक्टर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पेयर वाउंड हीलिंग। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा लोकल फैक्टर है जो इम्पेयर कर रहा है हमारी वाउंड हीलिंग को? तो एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, इन्फेक्शन, नॉर्मल ब्लड फ्लो, ऑप्टिमल पीएच लेवल। तो एडिक्वेट अगर सप्लाई है तो हमारी वाउंड हीलिंग प्रॉपर हो जाएगी, अगर नॉर्मल सेल ब्लड फ्लो है तो भी हमारी सेल हीलिंग हो जाएगी, ऑप्टिमल पीएच लेवल पे भी हमारी सारी सेल ऑर्गेनेल वैसे ही काम करेंगे। तो जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन बी, इन्फेक्शन। अगर किसी साइट पे इन्फेक्शन कॉज हो गया है तो वहां पे जो हीलिंग प्रोसेस है वो काफी स्लो हो जाएगी, क्योंकि अदर बैक्टीरिया भी वहां पे जाके अटैक करेंगे और सेल हीलिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द सिस्टमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग वाउंड हीलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिटरमिनेंटल। अब हम सिस्टमिक की बात कर रहे हैं, सिस्टमिक फैक्टर ऐसे कौन से हैं जिसकी वजह से हमारी हीलिंग की प्रोसेस को स्लो कर रही है? तो यंग एज, अगर हमारी एज यंग है, हम अच्छे हैं, तो हमारे अंदर सेल साइकिल बहुत रैपिड और तेज होती है, तो यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। गुड न्यूट्रिशन स्टेटस, अगर हम हेल्दी फूड खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में अच्छे अमाउंट की प्रोटीन्स बनेंगी और वो प्रोटीन हमारी सेल को जल्दी से हील करेंगी। डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस में शुगर का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत होता है और सेल हीलिंग की प्रोसेस थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम फिजिकली एक्टिव कर रहे हैं तो हमारी सेल में कोई भी चेंजेस नहीं आ पाएंगे, हमारी सेल अप टू डेट रहेगी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी की तरफ चलेंगे और अपने इस क्वेश्चन को राइट टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है, हाउ डू इंफ्लेमेटरी साइटोकाइनेस सच एज TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन्स इन्फ्लुएंस द हीलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है कि साइटोकाइनेस और TNF अल्फा ये इंटरल्यूकिन्स किस तरह हमारी हीलिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। इसमें डरना नहीं है, आप अगर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें कौन से ऑप्शन पे हमें जाना है। दे एक्सक्लूसिवली प्रमोट टिश्यू डिस्ट्रक्शन विदाउट एडिंग इन रिपेयर। दे रिकरेट इम्यून सेल, क्योंकि ये इम्यून सेल होती हैं, टू द वाउंड साइट एंड रेगुलेट angiogenesis and fibroblast proliferation. They have no effect on wound healing. They solely induce apoptosis in damaged cell. तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। कैसे है ऑप्शन बी? इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस क्या होती है, जैसे कि TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन्स, ये एक ड्यूअल रोल प्ले करती है वाउंड हीलिंग में। इनिशियली सबसे पहले ये क्या करती हैं, रिकरेंट इम्यून सेल्स को क्लियर करती हैं, सेल को वहां से हटाती हैं, पैथोजेंस को हटाती हैं, और उसके बाद ये एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन और कोलेजन सिंथेसिस को स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से टिश्यू का रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the primary process involved in re-epithelialization during wound healing? re-epithelialization क्या होता है during wound healing में? तो उसमें है formation of granulation tissue only, migration and proliferation of epithelial cell to cover the wound surface, immediate collagen deposition by fibroblast and necrosis of the wound migration। क्वेश्चन को हमें समझना है, प्राइमरी प्रोसेस उसने पूछी है रीइपिथेलाइजेशन की। प्राइमरी प्रोसेस में रीइपिथेलाई मतलब इपिथेलियल से वो जाके फिर से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ वाउंड हीलिंग इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव कोलेजन डिपोजिशन। अगर एक्सेसिव कोलेजन का डिपोजिशन हो गया है
तो वाउंड हीलिंग की प्रोसेस में ऐसे कौन से कॉम्प्लिकेशंस हमें फेस करने हो सकते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन है, इंसीरियोनल हार्निया, हाइपरट्रॉफिक स्कैर एंड केलॉइड फॉर्मेशन, डिफिशिएंट स्कैर फॉर्मेशन और इपिडर्मल सिस्ट फॉर्मेशन। तो जो इंसीजन हार्निया है वो तो हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता, डिफिशिएंट स्कैर फॉर्मेशन भी यहाँ नहीं आएगा, एपिडर्मल सिस्ट फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, हाइड्रोफिलिक स्कैर एंड केलॉइड फॉर्मेशन। देख लेते हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कैर एंड केलॉइड अकर व्हेन देयर इज एक्सेसिव कोलेजन डिपोजिशन। जब जहां पर एक्सेसिव कोलेजन का डिपोजिशन हो जाता है वहीं पर हमारे हाइपरट्रॉफिक स्कैर एंड केलॉइड प्रोटीन एक्यूमुलेट होती हैं ड्यूरिंग रिपेयर प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजियोजेनेसिस इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू ड्यूरिंग वाउंड हीलिंग? वाउंड हीलिंग के दौरान एंजियोजेनेसिस का रोल क्या होता है? तो एंजियोजेनेसिस हमें मतलब है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, एंजियो इज हमारी ब्लड वेसल्स। तो ऑप्शन क्या है, इट फॉर्म न्यू ब्लड वेसल दैट सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द हीलिंग टिश्यू। एंजियोजेनेसिस को हमें सीधा समझना है, जेनेसिस इज अ फॉर्मेशन, एंजियो इज हमारी ब्लड वेसल्स। तो जहां पर हमारी न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसी टर्म को हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओरल वाउंड हीलिंग पर्टिकुलरली फॉलोइंग अ टूथ एक्सट्रैक्शन विच इवेंट अकर फर्स्ट? अगर हम ओरल वाउंड हीलिंग की बात करें, टूथ एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले होगा? होंगे तो सभी, बट पहला कौन सा होगा? पहला होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू। अगर टिश्यू ही पहले बन जाएगा तो सेल्स के काम कहाँ से आएंगे? ब्लड कोआगुलेशन एंड क्लॉट फॉर्मेशन, कोलेजन डिपोजिशन एंड फाइब्रोब्लास्ट एंड वाउंड कॉन्ट्रैक्शन बाय मायोफाइब्रोब्लास्ट। तो मैं आपको बता दूं, अगर टूथ एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो वहां पे ब्लीडिंग भी हो रही होगी। तो सेल को हील करने के लिए सबसे पहले हमें उस ब्लड फ्लो को कम करना होगा, ब्लड फ्लो को बंद करना होगा, और उसके लिए हमें ब्लड का कोआगुलेशन और क्लॉट का फॉर्मेशन करना जरूरी है। जब तक क्लॉट फॉर्मेशन बंद नहीं होगा हमारा टूथ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी और वाउंड हीलिंग रिपेयर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, which systemic factor is known to significantly delay wound healing? अब यहाँ पर बताना है डिले किसकी वजह से हो रही है। अभी तक तो हम देख रहे थे वाउंड हीलिंग में हो क्या रहा है, वाउंड हीलिंग किस वजह से हो रही है, उसको रोकने के तरीके क्या है, बट अब हमें देखना है कि डिले किसकी वजह से हो रही है। तो अगर आप एडिक्वेट न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं तो आपकी हीलिंग अप टू डेट रहेगी, प्रॉपर रहेगी। सिस्टेमिक कंडीशन सच एज डायबिटीज, तो जी बिल्कुल डायबिटीज की वजह से हमारी जो हीलिंग है वो डिले हो जाती है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और ऑप्टिमल हाइड्रेशन, अगर पानी की मात्रा हमारी बॉडी में पर्याप्त है तो हमारी हीलिंग भी सही रहेगी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिस्टेमिक कंडीशन सच एज डायबिटीज। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से जो वाउंड हीलिंग होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बड़ा देख के स्किप मत कर दीजिएगा बिल्कुल भी, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, अच्छे से अपने क्वेश्चंस को पढ़िए, देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तब आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है तो डोंट स्किप एनी क्वेश्चन विदाउट रीडिंग। देखते हैं, विच सीक्वेंस ऑफ इवेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन फ्रॉम एक्यूट इन्फ्लामेशन टू हीलिंग? इन्फ्लामेशन से हीलिंग की तरफ जाने का जो सफर है उसमें कौन सा हमारा पाथवे है जो फॉलो होता है? तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे चीजें जो फॉलो हो रही हैं। जैसा कि इसमें हमारा ऑप्शन दिया है, ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद क्या होगा, वैसोडाइलेशन, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, एक्सट्रावेंशन, फैगोसाइटोसिस और रिजोल्यूशन टू और रिपेयर। तो हमें इस पाथवे को याद रखना है जो हमारे इन्फ्लामेशन से हीलिंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, द प्रॉपर
द प्रॉपर प्रोग्रेशन बीन विथ अ ब्रीफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सबसे पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोड बाय vasodilation which increase blood flow and permeability, leukocytes migration and extravasation, then allow immune cell to enter the tissue। अब वहां पे वो टिश्यू के अंदर इंटर कर गए। टिश्यू में इंटर करने से क्या होगा, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो, रिमूव करेंगे डेब्रिस को और जितनी भी पैथोजेंस होंगी उनको वहां से निकालेंगे। दिस इज फॉलोड बाय अदर रिजोल्यूशन, कंप्लीट हीलिंग, और फिर वहां से रिपेयरिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थे कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नॉर्सेट एग्जाम के लिए। तो आप इस वीडियो को अगर एंड तक जरूर देखा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर यूजफुल होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।